दोस्तों बहुत दिन के बाद आज हम लोग संस्कृत शुरू करेंगे। संस्कृत में भी संधि शुरू करेंगे। कितने लोग तो भाई संधि को बहुत हार्ड समझते हैं, लेकिन भाई आज पढ़ने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि संधि तुम जितना हार्ड समझते हो ना उतना आसान है। भाई क्लास 10 की तो बात ही अलग है। क्लास 9 में तुम्हें स्वर संधि भी पढ़ना था, लेकिन यार क्लास 10 में आने के बाद तुम्हें सिर्फ व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ही पढ़ना है। तब फिर क्या बात करना। आज हम लोग व्यंजन संधि को ख़त्म कर देंगे, फिर किसी दूसरे पार्ट में विसर्ग संधि को भी ख़त्म कर देंगे। भाई आज की वीडियो को देखने के बाद व्यंजन संधि से जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, सारे क्वेश्चन को तुम बना डालोगे। तुम्हारे सिलेबस में जितना भी व्यंजन संधि है, सारा संधि को मैं आज बता डालूंगा। चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला व्यंजन संधि हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहला व्यंजन संधि का नाम है छेच। क्या बात है भैया, तुम्हें इस व्यंजन संधि का नाम याद नहीं करना है, तुम्हें क्या क्या होता है बस उसे याद करना है। देखो यार, संधि में क्या होता है, कोई एक शब्द होता है प्लस दूसरा शब्द होता है। पहला शब्द का लास्ट वाला लेटर और दूसरा शब्द का फर्स्ट वाला लेटर, दोनों लेटर आपस में मिल जाते हैं और तीसरा लेटर का निर्माण करते हैं। यार लेटर मतलब वर्ण होता है ना, हिंदी में लेटर को वर्ण कहते हैं। तो ये संधि में क्या होता है, किसी भी शब्द के लास्ट में, ध्यान देना, किसी भी शब्द के लास्ट में ह्रस्व स्वर रहे, कोई भी ह्रस्व स्वर, ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री। भाई संस्कृत में ह्रस्व री भी होता है ना, तो ये चारों को ह्रस्व स्वर कहते हैं, याद रखना। कभी भी ह्रस्व स्वर कोई बोले तो ये चारों को याद कर लेना। तो चलो फिर इसका डेफिनेशन में आते हैं। कोई भी शब्द के लास्ट में ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री रहे, उसके बाद प्लस रहे, उसके बाद छ रहे, तो आंख मूंद के छ से पहले आधा च लगा देना है। इधर का आ ई उ री को छेड़छाड़ नहीं करना है, सीधे प्लस के जगह में आधा च लगा देना है और शब्द को पूरा कर देना है। चलो फिर इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। शिव प्लस छाया। देखो यार, शिव के लास्ट में व है, व को अगर हम लोग और तोड़ेंगे तो व प्लस आ हो जाएगा। तो लास्ट में आ हुआ ना, लास्ट में ह्रस्व आ गया और दूसरा शब्द के फर्स्ट में छ आ गया, तो बस छ से पहले आधा च लगा दो, हो गया शिव प्लस छाया, शिव छाया। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, स्व प्लस छाया, स्वच्छाया। भैया इतना आसान चीज़ को तुम कितना हार्ड समझते हो। भाई कभी कभी तुम्हें ना विच्छेद भी करने कहेगा, ये तो संधि है, दोनों को जोड़ना संधि है और अलग करना विच्छेद है। विच्छेद कैसे होता है देखते हैं। ये सब संधि हुआ। स्वच्छाया कोई वर्ड दिया हुआ है, इसको विच्छेद करना है, तो स्व प्लस छाया ऐसा कर दो, ये विच्छेद हो जाएगा। आई होप तुम्हें यह संधि समझ में आ गया होगा। चलो अब अगला संधि की ओर बढ़ते हैं। अगला संधि का नाम है जसत्व संधि। भाई ये संधि को जानने से पहले ना तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेना होगा। क ख जानते हो ना यार? हाँ भाई जानता हूँ, तो मैं उसे यहाँ पर लिख दिया हूँ। देखो यार, नीचे का ये सब का तो काम नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर नीचे का मिटा देता हूँ। और ऊपर देखो, सबसे ऊपर वाला लाइन में जो जो वर्ण लिखा हुआ है ना यार, सब वर्ण क वर्ग में आता है। कोई तुम्हें क वर्ग अगर बोले ना तो बस समझ लेना क ख ग घ अंग, ये पांचों चीज को बोला जा रहा है। अच्छा, च वर्ग कोई बोले ना यार, तो तुम समझ लेना कि च छ ज झ इं सबको बोला जा रहा है। इसी तरीके से कोई तुम्हें ट वर्ग बोले तो समझ लेना कि ट ठ ड ढ अन्ना, ये पांचों लेटर को बोला जा रहा है। कोई त वर्ग बोले तो समझ लेना त थ द ध अन्ना, ये पांचों चीज को बोला जा रहा है। कोई प वर्ग बोले तो तुम समझ लेना प फ ब भ म, ये पांचों लेटर को बोला जा रहा है। अच्छा ये सब समझ गए? तो भाई और एक चीज़ समझ लो, कभी तुम्हें बोला जाए वर्ग का प्रथम वर्ण, वर्ग का प्रथम वर्ण ऐसा बोला जाए तो तुम समझ लेना सभी वर्ग का प्रथम वर्ण, पहला वर्ण, पहला लेटर क च ट त प। अगर वर्ग का दूसरा वर्ण बोला जाए तो क्या समझोगे? ये सबको बोला जा रहा है, यही ना समझोगे सेकेंड वाला। तीसरा वर्ण बोला जाए तो बस ये समझ लेना चौथा वर्ण, ये पांचवा वर्ण, ये वर्ग का प्रथम वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, ऐसा समझ गए होगे। हाँ बाबू, ये सबको याद नहीं करना है, तुम इसको रटने मत लग जाना, बस ये समझने वाला चीज़ है, बस समझ लो। अभी मैं पहला वर्ग दूसरा वर्ग बोलूँगा तो तुम कंफ्यूज मत होना। तुम सोच रहे होगे कि ऊपर ऊपर का वर्ग वर्ग बोले और ये नीचे का ये सबको क्या बोलेंगे।
देखो भैया ईसब का भी नाम है, लेकिन ईसब का भी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। इसको अंतः अस्तः बोलते हैं, इसको उष्म व्यंजन बोलते हैं, और इसको एक क्षत्रज्ञ को विशेष व्यंजन बोलते हैं। इस सब में अभी ध्यान मत दो यार, ऊपर वाला खाली समझो ना, ऊपर वाला खाली समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, अब टाइम आ गया है जसत्व संधि को पढ़ने का। इतना इन्फॉर्मेशन जानने के बाद तुम आराम से जसत्व संधि को समझ जाओगे। तो चलो फिर इसका डेफिनेशन बताता हूँ। देखो यार, कोई भी शब्द के लास्ट में, कोई भी वर्ड के लास्ट में वर्ग का प्रथम, पहला, दूसरा, तीसरा वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर स ह रहे। ध्यान देना, कोई भी शब्द के लास्ट में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर स ह रहे, उसके बाद कोई भी स्वर या व्यंजन रहे। वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर स ह के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन रहे तो वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण अपने वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है, अपने वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। ये याद रखना। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी शब्द के लास्ट में घ है, घ है, तब घ किस वर्ग में आता है? क वर्ग में आता है। अब क वर्ग का तीसरा वर्ण ग है, तो घ ग में बदल जाएगा। कोई भी शब्द रहे अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। लेकिन यार तुम्हारे एग्जाम में ये सब चीज़ नहीं आने वाला है। तुम्हारे एग्जाम में सिर्फ प्रथम वर्ण का तृतीया होगा, बस यही आने वाला है। तुम्हें ये पूरा डेफिनेशन भी याद नहीं करना है, तुम्हें बस ये याद करना है कि कोई भी शब्द के लास्ट में किसी भी वर्ग का पहला लेटर रहे, किसी भी वर्ग का पहला लेटर मतलब क, च, ट, त, प, ये सब रहे, उसके बाद कोई भी स्वर या व्यंजन रहे, अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। चलो फिर यार इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक नहीं 3-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में है जगत प्लस ईसह। देखो शब्द के लास्ट में पहला वर्ण है, पहला वर्ण है तो इसका तृतीया हो जाएगा। तो त किस वर्ग में आता है? त वर्ग में आता है। त वर्ग का तीसरा वर्ण द है, तो त की जगह में द लिख दो, जगदीशः हो जाएगा। चलो दूसरा एग्जाम्पल, अप प्लस ज, लास्ट में प है, किस वर्ग का है? प वर्ग का है, तो प वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है? ब, तो प के जगह में ब हो जाएगा और अब्जह हो जाएगा, अब्जह कब्जह एगो और देखते हैं, रत्नमुट प्लस धावती, लास्ट में ट है तो ट वर्ग का है ना, तो ट वर्ग का तीसरा वर्ण ड होता है, तो रत्नमुड प्लस धावती। कुछ नहीं है यार, इतना छोटा चीज़ को तुम कर नहीं सकोगे। पहला का बस तो तीसरा करना है तुम्हें, कौन सा बड़ा पहाड़ को उठाना है। जसत्व संधि में बस ये याद रखना कि किसी भी शब्द के लास्ट में किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण रहे तो उसके बाद कि कोई भी स्वर या व्यंजन रहे अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, यही याद रखना है बस। अगला संधि है मो अनुस्वारः। ये बहुत काम का संधि है भाई, तुम बहुत बार गड़बड़ा जाते होगे। कोई भी शब्द के लास्ट में माँ है तो उसको ऐसा हलंत दे के माँ लिखे या फिर वैसा अनुस्वर लगा दे। तो बस यही डाउट को आज क्लियर करने वाले हैं। ये तुम्हारा डाउट क्लियर भी करेगा और एक संधि भी तुम पढ़ लोगे। चलो फिर इसको पढ़ना चालू करते हैं भाई। कोई भी शब्द के लास्ट में ना माँ रहे, माँ रहे, उसके बाद यार कोई भी व्यंजन वर्ण रहे तो वो माँ का अनुस्वर हो जाता है, माँ बदल के अनुस्वर हो जाता है। इसका यही फॉर्मूला है, इतना आसान फॉर्मूला है भाई। इसको याद करने का एक टेक्निक चलो बता देता हूँ। देखो भैया, व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण का बड़ा भाई है। अब बड़ा भाई है तो उसको थोड़ा इज्जत देना होगा ना भाई। स्वर वर्ण रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यंजन वर्ण है, बड़ा आदमी है तो उसको इज्जत देना होगा। तो माँ के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण रहता है ना यार, तो माँ उस व्यंजन वर्ण का इज्जत देते हुए अपने आप को अनुस्वार में कन्वर्ट कर लेता है, अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखो, सम प्लस सयः। भैया माँ में हलंत लगाने भुला गए, तो सा तो व्यंजन वर्ण है, बड़ा आदमी है, इसका तो इज्जत देना होगा। तो यार माँ अनुस्वार में बदल जाता है और संशय हो जाता है। और एक एग्जाम्पल देखो, पुस्तकम पठति। देखो इस शब्द के लास्ट में माँ है, उसके बाद प है, प एक व्यंजन वर्ण है, अब उसका तो इज्जत देना होगा। तो उसको इज्जत देने के लिए माँ अनुस्वार में बदल जाता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसको साथ में काहे न लिखें, पुस्तकम पठति एक साथ। भाई यार कभी कभी साथ में नहीं लिखा जाता है, साथ में इसको लिखेंगे पढ़ने के लिए मज़ा नहीं आएगा। संशय पढ़ने के लिए मज़ा आया इसलिए उसको साथ में लिखे।
और एक एग्जाम्पल, गृहम गच्छति का विच्छेद करो, तो अनुस्वर के जगह में म लिख देना। यार संधि के साथ विच्छेद भी सीखते जाना ना, एग्जाम में विच्छेद भी पूछा जाता है। लास्ट संधि हमें पढ़ना है, अनुनासिक संधि, ये लास्ट संधि है। इसके बाद तुम्हें विसर्ग संधि पढ़ना होगा, तो आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। अनुनासिक संधि में क्या है यार, किसी भी शब्द के लास्ट में इनमें से कोई भी वर्ण आए, क से लेके म तक में कोई भी वर्ण आए, उसके बाद वर्ग का पंचम वर्ण आए। पंचम वर्ण मतलब वर्ग का पांचवा वर्ण, इय, अंग, अन्ना, न, म, ये सब आए, तो ये क से म वाला जो है ना यार, वो अपने वर्ग का पंचम वर्ण में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल में क है, तो क किस वर्ग का है, क वर्ग का है, उसका पंचम वर्ण अंग, तो अंगा में बदल जाएगा। ब है, तो ब किस वर्ग का है, प वर्ग का है, प वर्ग का पंचम वर्ण म है, तो म में बदल जाएगा। चलो यार इसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देखते हैं। तत् प्लस मया, त किस वर्ग में आता है, त वर्ग में आता है, त वर्ग का पंचम वर्ण न है, तो तन्मया हो जाएगा। त के जगह में न लिख दिए, तन्मया हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अप प्लस मयम, प वर्ग का पंचम वर्ण म है, तो अमयम हो जाएगा। सिंपल है भाई। भाई व्यंजन संधि में तुम्हें बस इतना ही पढ़ना है, ये 4 संधि ही सिर्फ पढ़ना है। उसके बाद तुम्हें विसर्ग संधि पढ़ना है। तो विसर्ग संधि तो आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, विसर्ग संधि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में विसर्ग संधि के साथ। चलो बाय। एक बार इसका रिवीजन कर लेना और प्रैक्टिस करना थोड़ा सा ना, तब सब याद रहे।